जय हिंद दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन की। आप सबको पता ही होगा कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल सीट की बात करें तो इस बार टोटल सीट है 1250। अगर हम एफएओ की सीट मिलाकर देखें तो टोटल सीट है 1250 और एफएओ को छोड़ दें तो 1171 सीट हैं, जिसमें से 392 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखिए, सीट इस बार बहुत अच्छी है। अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट आई हुई है। तो एसडीएम या एसडीसी जिसको बोलते हैं, उसके लिए टोटल सीट 100 है, जिसमें कि 34 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए, अनारक्षित वर्ग में अगर हम सीट देखें तो 40 सीट है, जिसमें 14 सीट महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की सीट देखें तो 10 सीट है, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें, अगर हम एससी की बात करें तो 16 सीट हैं, जिसमें 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एसटी की बात करें तो 1 सीट है और इसमें आपके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की बात करें तो इसमें 18 सीट हैं, जिसमें 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में 12 सीट हैं, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसे टोटल ओवरऑल हो गई 100 सीटें, जिसमें 34 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखिए, बहुत से लोगों को डाउट आता है कि क्या महिलाएं अदर सीट में नहीं जा सकती। ये देखिए, 34 सीटें जो हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, लेकिन अगर महिलाएं अनारक्षित वर्ग में के बराबर मार्क्स ला रही हैं तो बिल्कुल उनको वहाँ पे काउंट किया जाएगा। उनका फिर ये नहीं है कि आप सिर्फ 34 सीट के लिए ही एलिजिबल हो। ओके, अब बात करें एसआर की, जो अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक है, तो उसके लिए टोटल सीट 3 है, जिसमें 1 सीट महिलाओं के लिए है। श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो 10 सीट हैं, जिसमें 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक पदाधिकारी, जो गन्ना उद्योग निगम है ना, गन्ना उद्योग विभाग, उसके लिए 17 सीट हैं, जिसमें 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजस्व अधिकारी और समकक्ष बिहार राजस्व सेवा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 45 सीट हैं, जिसमें 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 22 सीट है, जिसमें 7 सीट महिलाओं के लिए हैं। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिसमें 502 सीट हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सीट यही है, 502 सीट हैं, इसमें 171 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी की तो 13 सीट हैं और इसमें 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इसमें 459 सीट हैं, जिसमें 155 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसे हम टोटल देख रहे हैं कि 1171 सीट हैं और 392 इसमें सिर्फ फीमेल के लिए आरक्षित हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है कि एफएओ, तो देखिए ये इसके में 79 सीट हैं टोटल, और जिसमें कि 27 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसमें बाकियों की तुलना में थोड़ा कंपटीशन कम है, क्योंकि इसमें एक अलग से एलिजिबिलिटी लगती है। मैं आपसे आगे उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, अब बात करते हैं कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की, कि इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ स्नातक या फिर समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ये वही आपको ग्रेजुएट होना चाहिए आप। और जो ये एफएओ की बात की जा रही है ना, ये इसकी बात की जा रही है, तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। या तो आप कॉमर्स पढ़े रहो ग्रेजुएशन में, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़े रहो, या मैथ पढ़े रहो, या स्टैटिक्स पढ़े रहो। इन चारों में से आपका स्नातक एक विषय में होना चाहिए, फिर आप एफएओ के लिए एलिजिबल हो। ओके, अब बात करेंगे आरक्षण की। तो देखिए, आरक्षण का लाभ आप जान रहे हैं कि जो सरकार का पहले से नियम चल रहा है उसी के अनुसार आरक्षण मिलेगा।
और जाति के आधार पर अक्षर का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है। मतलब जो बिहार के बाहर हैं उनको जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा आप सब शायद जानती होंगे कि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं, फिर अपलोड करने होते हैं। जैसे कि अगर आप ST SC से आ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। ओके, अब आगे आते हैं और बात करते हैं उम्र सीमा की, मतलब आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम उम्र आपकी जो है वो 21 ईयर या 22 ईयर और अधिकतम जो है वो 37 ईयर। मतलब अगर हम पुरुषों की बात करें तो 30 अनरिजर्व पुरुष, ओके, वो 37 साल उनका होना चाहिए। और अगर हम महिला की बात करें, मतलब अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों का, तो उनका 40 वर्ष है। मतलब अगर आप अनरिजर्व मेल हैं तो आपका 21 से 22 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में होने चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व फीमेल हैं या फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो आपकी जो उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप ST SC हैं तो उनका 42 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आपको फ़ीस कितनी लगेगी। फॉर्म आप जब अप्लाई करेंगे तो फ़ीस कितनी लगेगी। तो फ़ीस देखिए, आपकी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आपकी 600 रुपये फ़ीस है। ठीक है, जो अनरिजर्व है मतलब सामान्य अभ्यर्थी, उनके लिए 600 फीस है। लेकिन केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये है। ठीक, मतलब अगर आप ST SC हैं तो 150 रुपये लगेंगे। और अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित महिला उम्मीदवार हैं तो उनका भी 150 रुपये लगेगा। और दिव्यांग जिनकी देखिए 40% से अधिक दिव्यांगता है उनको भी 150 रुपये शुल्क लगेगा। लेकिन अन्य उम्मीदवारों से आपको 600 रुपये दिए जाएंगे। ओके, अब ये तो हो गया कि आपका मतलब पद कितने हैं और योग्यता क्या होनी चाहिए, फ़ीस कितनी लगेगी। अब बात करते हैं पेपर की, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। देखिए 3 चरणों में परीक्षा होती है, आप भी जानते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो देखिए प्रीलिम्स में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है पेपर पैटर्न में। आप देखेंगे तो लिखा है कि एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की है। 2 घंटे की परीक्षा की अवधि है आपकी और 150 अंक का पेपर होगा। PT की बात की जा रही है। ठीक, PT में आपके 150 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। ठीक है, और जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें माइनस मार्किंग कितना है, तो माइनस मार्किंग वही आपका 1/3 है, मतलब 1/3। ठीक, 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, सॉरी 1 क्वेश्चन कट जाएगा 3 प्रश्नों के गलत होने पे। ठीक, और आगे बात करेंगे मेंस परीक्षा की, कि मेंस परीक्षा का क्या पैटर्न है, कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी कंपलसरी एक पेपर होगा, मतलब क्वालिफाइंग पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा और आपको इसमें 30 अंक मतलब 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और इसमें आपका जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, यहाँ लिखा है ना कि इस विषय में 30% लाभदांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारक के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब मेरिट बनने में इसका नहीं प्रयोग होगा। ओके, अब देखिए GS 1 में बात करते हैं जिन पे हमारी मेरिट डिसाइड होगी। तो GS 1 में आपका 300 नंबर का पेपर होगा GS 1, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, करेंट अफेयर, हिस्ट्री और DI। ठीक, ये 3 आपसे पूछे जाएंगे पेपर 1 में, GS 1 जिसको बोलते हैं। ठीक, अब अगर हम GS 2 की बात करें तो GS 2 में आपसे
5 कह सकते हो आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक। ये भी देखिए पेपर आपका 300 नंबर का होगा, यहाँ आप देख सकते हैं 300 नंबर का पेपर होगा और इसमें इतने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब तीसरा नंबर पे है निबंध, ये भी आपका 300 नंबर का होगा और इसमें आपको निबंध पूछा जाता है जो कि आपके डिफरेंट टॉपिक से निबंध आता है, तो ये भी 300 नंबर का होगा। मतलब आपका जो मेंस हो गया वो टोटल कितने का हो गया, 900 अंकों का मेंस हो गया। ठीक, अब जो ये पोस्ट थी ना आपकी FAO वाली, फाइनेंस वाली, उसमें देखिए उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है। सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग है वो तो यहाँ भी होगी, GS 1 भी होगा, GS 2 भी होगा, लेकिन जो आपका निबंध वहाँ पे पूछा जा रहा था, इसमें निबंध न पूछ के आपको इन चारों सब्जेक्ट में से आपको एक विषय चुनना होगा। 300 अंक का पेपर होगा और उसी में ही आपकी मेरिट बनेगी। ये FAO वालों की है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपको भी पता है कि 2 जून से आपका फॉर्म आ गया है और 30 जून लास्ट डेट है और कहा जा रहा है कि लास्ट में आपका जो अगस्त है उसमें आपका पेपर होगा, तो देखते हैं क्या होता है। खैर आप देखिए आराम से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को बिना गलती किए इत्मीनान से फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत बार कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, फिर हम वेट करने लगते हैं कि संशोधन की डेट आएगी या नहीं, इसलिए इत्मीनान से आप अप्लाई कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप लास्ट टाइम का वेट मत करिए। इसमें देखिए आपको 1 OTR कराना होगा और आप मैं तो यही कहूँगी आप साइबर में जाइए और इत्मीनान से करिए। हाँ, लेकिन अगर आपने इसके पहले फॉर्म अप्लाई किया है, खुद सक्षम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी देखिए जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर जो मतलब डिफेंस वाला जो है, उसमें आपको शारीरिक योग्यता कुछ होती है, जैसे कि आपको आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी छाती, मतलब उसमें छाती एक होता है ना कि आपका इतना होना चाहिए, प्लस उस फूलना भी चाहिए, और इसके अलावा आपका वज़न कितना होना चाहिए और आई साइट वगैरह भी चेक किया जाता है। खैर ये बहुत बाद की चीज़ें हैं, अभी फ़िलहाल तो हम PT और मेंस पे फोकस कर लें। और तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो नेक्स्ट आप कमेंट कर देना, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात ये है कि आगे मैं PT का सिलेबस इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करूँगी। और बाकी थैंक यू वेरी मच।